हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और बेटा, हमारी टेंस की क्लास में हम आगे लेकर आए हैं फिर एक अगला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ये कैसे इसके वाक्य बनते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में, आज की क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को देखने से पहले टेंस के बाकी वीडियोस जरूर देख लें। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरे डिटेल के साथ, एक एक नियम के साथ, छोटे से छोटे नियम के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया है। बेटा, अभी चल रही है हमारी ग्रामर की क्लासेस, जिसमें हम ग्रामर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप ग्रामर समझ सको, ताकि कंपटीशन लेवल पर जब आप जाओ तो वहां की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें, क्वेश्चन जो है आपको समझ में आने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो। आपको टेंस, वॉइस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब ये छोटी छोटी चीजें, दिस माइनर थिंग्स यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए बेटा। ओके, तो चलिए विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलो आज की क्लास भाई शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास जो है इसमें हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बेटा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम सतत वर्तमान काल। क्या कहेंगे बेटा? सतत वर्तमान काल। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल लो, दोनों का मतलब एक है, और इसे हिंदी में कहते हैं हम सतत वर्तमान काल। देखिए, इस टेंस में वाक्य हमें क्या बताने की कोशिश करता है, तो ध्यान देंगे कि इस टेंस से वर्ब या फिर काम के निरंतर जारी रहने का पता चलता है। जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, तब समय यह पता चले, मतलब बोलते, पढ़ते और लिखते समय हमें यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मतलब अभी काम वो चल रहा होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम, देखिए ध्यान समझिएगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एक समय होता है जिसका पॉइंट होगा। पॉइंट ऑफ टाइम ये आपकी जो बॉडी है ना, इस पर दिखाई भी देता है। बॉडी पर जो है आप इसको देख सकते हैं, यू कैन सी, है ना, ये प्रेजेंट होता है वर्क, शरीर पर ये दिखाई देता है। तो जब ये जो वर्क है शरीर पर दिखाई दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों का मतलब एक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कैसे? जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, या मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं, या मैं बैठा हूं। यानी हर वो काम जो आपके शरीर पर उस समय तुरंत दिखाई दे रहा हो, उसे हम कहते हैं बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या सतत वर्तमान काल। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हम मतलब ये जो टेंस है, इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला जो सेंटेंस बनेगा बेटा, वो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से यह पता चलता है कि कोई काम वर्तमान समय में अभी जारी है और अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब हमें यह पता चलेगा कि वो जो काम है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर काम खत्म नहीं हुआ है, इट मींस वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि एक बात ले लेते, जैसे महिलाएं गीत गा रही है, यानी महिला है बैठी गीत गा रही है और हम उनको देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है ना कि हमें गाने की भी आवाज आ रही है, और हम देख रहे हैं कि वो हमारे सामने परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कोई चीज हमें दिखाई दे रही, कोई काम हमें, कोई एक्शन हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, दूसरी एक और कंडीशन आती है इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इससे यह भी पता चलता है कि कोई काम अभी भविष्य के लिए नियोजित कर लिया गया है, परंतु अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है, और साथ ही साथ वो जो काम है अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ये भी पता चलता है कि अभी जो वो काम है खत्म नहीं हुआ है। जैसे भाई हम कई बार बोलते हैं ना कि हम कल मैच देखने के लिए जा रहे हैं, है ना, हम कल मूवी देखने जा रहे हैं, हम तो कल गांव जा रहे हैं। अगर कल गांव जा रहे हैं तो बॉडी पर दिखाई नहीं दे रहा है जाने का, लेकिन प्लानिंग हो चुकी है और हम फ्यूचर की बात बताते हैं, तो उस टेंस को, उस सेंटेंस को भी हम इसी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाते हैं। जैसे कि हम कल मैच खेलने जा रहे हैं, तो ये बना वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुमारो, या फिर ये बोल दीजिए कि द लेडीज आर सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना, महिलाएं गीत गा रही। चलिए आगे समझते हैं। इस वाक्य मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस टेंस के वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है इस टेंस को पहचानना। अब वो कैसे सिंपल, देखिए, वाक्य के अंत में ना बेटा हमें क्या मिलता है? वाक्य के अंत में हमें मिलता है रहा है, रही है,
रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। ओके, ये आदि हमें मिलते हैं। कैसे? जैसे देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये देखिए मिल गया हमें रहा है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, ये मिल गया हमें लास्ट में रहा हूं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार बनाते हैं, उसके नियम के अनुसार बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इसकी कुछ अन्य पहचान भी है। अन्य पहचान हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखे थे, है ना। और आज हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दौरान भी इसकी कुछ अन्य पहचान को देख रहे हैं। जैसे बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सोया है, पहना है, छिपा है, लटका है, पड़ा है या पीड़ित है, ऐसी चीज को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ये क्या बॉडी पर ना बेटा दिखाई देता है, ये काम, ये एक्शन होते हुए हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कोई काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई व्यक्ति यदि कुर्सी पर बैठा तो हमें दिख रहा है वो बैठा हुआ है, अगर कोई खड़ा है तो हमें दिख रहा है वो खड़ा हुआ है। यदि उसने मान लीजिए कि लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है तो वो दिख रहा है कि यार उसके पास लाल रंग की शर्ट है ना, उसने पहनी हुई है। तो काम हमें उसके शरीर पर दिखाई देता है, तो फिर ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे कि वह बैठा है, वह मलेरिया से पीड़ित है, या फिर बैदी सोया है ना। तो कोई सोया हुआ है तो वो भी कैसे दिखाई देगा, वो बॉडी पर दिखाई देगा। वो लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है, उसको देखकर समझ में आ रहा है कि वो जो है सोया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा इसका फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब में इसके लिए आता है इज एम आर। क्या आता है? इज एम आर। उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी को लगाना पड़ता है कंटिन्यूअस बनाने के लिए, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब बात आती है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, जो भी हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है, बस इस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये जो इज एम आर है, जो हेल्पिंग वर्ब थी, उसको सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो ये इज एम आर है, सब्जेक्ट है, और इस ठीक सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू एच पहले आ जाता है, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डब्ल्यू एच पहले आता है, और ये नॉट जो है हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। तो फार्मूलों को कैसे बनाते हैं, फार्मूले कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में हम चेंज करते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप टेंस में जाकर वो जरूर देख लें। ये WH वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? WH वर्ड्स की पर्टिकुलर एक घंटे से ज्यादा की वीडियो बनी हुई है बेटा, उसमें सारे WH आपको बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीज आपको उसमें समझाई गई है, तो आप वहां से जाकर WH देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं बात इसकी रूल्स पर। तो रूल्स क्या कहता है बेटा? रूल्स कहता है, फर्स्ट रूल है भाई, देखिए हमारे पास तो 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई, है ना, हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इन 3 हेल्पिंग वर्ब में हम इज लगाए, एम लगाए या फिर आर लगाए, ये थोड़ी सी बात आ गई। तो इसके लिए हमें नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर बेटा आई हो, क्या हो? आई यानी मैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर एम लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नंबर नाउन हो, यानी एक वचन नाउन हो, तो आपको क्या करना है? इज लगाना है। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर नाउन हो, यानी कि बहुवचन नाउन हो, तो आपको फिर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आर को लगाना है। बोलिए, समझ में आया इतना? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो है हम देखेंगे कि इसमें जो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं बेटा, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये जो वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। इन रूल्स के आधार पर ही आप आईएनजी लगा सकते हो। और बेटा ये आपको एक चीज और बता दूं कि एग्जाम में जो स्पेलिंग चेकिंग में जो प्रॉब्लम आती है, स्पेलिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको काम करेगा। उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा। देखिए, तो जो सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, यानी कि आईएनजी जो है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं लगेगी, है ना। लगेगी तो किस में लगेगी बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, अब इसमें आईएनजी नहीं लगेगा ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म है गोन, अब इसमें आईएनजी आप नहीं लगाएंगे। ओके, तो चलिए सेकंड नियम पे देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, उसको समझते हैं। तो बेटा सेकंड रूल कहता है, ध्यान समझेंगे, कि यदि वर्ब के अंत में ई हो, वर्ब के अंत में क्या हो बेटा? ई हो, तो हम क्या करते हैं? इस ई को ना हटा देते हैं, और ई को हटाने के बाद आईएनजी लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड से अगर आप किसी चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। पहला नियम तो ये हो गया कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, सेकंड थर्ड में लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक तो नियम कंप्लीट हो गया। सेकंड कह रहा है कि यदि वर्ब के अंत में हमें ई मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? ई,
ई समझते हो ना आप, ई ये लास्ट में, तो फिर क्या करेंगे, इस ई को ना बेटा हटा देंगे और हटाने के बाद में आईएनजी लगाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा राइट, राइट मतलब लिखना, देखिए लास्ट में क्या है ई, तो जब हमें इसमें आईएनजी लगाना तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे, ये जो ई है इसको हम हटा देंगे। देखिए ई लगा हुआ है, इस ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ये हटा दिया। और उसको हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा पेन ले लेता हूं। इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, ये हो गया राइटिंग। बोलिए समझ में आया? तो राइट में आईएनजी कैसे लगेगा, WRITE हट जाएगा और ING लगा देंगे। बोलिए इतना समझ में आया? चलिए इसी प्रकार की कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए राइट हो गया, ये कम हो गया, इसमें ई लगा हुआ है, इसमें भी ई लगा है, इसमें ये सारे जो शब्द है बेटा इनमें क्या है, ई लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों से ई को हटा देंगे, है ना। जैसे ये वाइप है, ये बाइट है और ये डाइन है, तो ये सारे ई को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे, इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे। बोलिए समझ में आया? ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत प्यारा नियम है बेटा। ये जो रूल है ना, ये रूल आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है। तो ध्यान देंगे, इनका आईएनजी कैसे होगा, राइट का राइटिंग, कम का कमिंग, गिव का गिविंग, लाइक का लाइकिंग, लव का लविंग, वाइप का वाइपिंग, बाइट का बाइटिंग और डाइन का डाइनिंग। यानी ये जो इसके लास्ट का ई है, इस ई को हमने क्या किया, हटा दिया, और हटाने के बाद में हमने क्या किया, इसमें आईएनजी लगा दिया। ओके, चलिए आगे देखें। द थर्ड रूल ऑफ यूज, हाउ टू यूज आईएनजी, हाउ टू ऐड आईएनजी एक्चुअली, है ना। ओके, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था बेटा कि सिंगल ई, एक ई हो तो उसको हटा देते, लेकिन जब डबल ई हो तो इस ई के ठीक, या तो डबल ई हो या फिर ई के ठीक पहले कोई स्वर, यानी AEIOU इनमें से कुछ भी हो, तो फिर ई को नहीं हटाते, ई को भी ना हटाए, सीधे आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए जैसे पहला यह है सी, ये पहला ध्यान देंगे, अब इसमें एक ई नहीं है, कितने हैं, दो है ना। और ये ई क्या है बेटा, ये तो अपने आप में स्वर है ना, ये वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है। तो जब भी आपको ई के ठीक पहले अगर कोई वॉवेल मिलेगा तो अब ई को नहीं हटाएंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर डबल ई है, यहाँ डबल ई है, डबल ई है, डबल ई है, ये ओ और ई के पहले क्या है, वॉवेल है, ये भी ई के पहले क्या है, वॉवेल है। तो आपको क्या करना है, कुछ हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आईएनजी इसमें ऐड कर देना है, लगा देना है। बोलिए समझ में आया? चलिए भाई नेक्स्ट रूल पर आते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ना बेटा कोई व्यंजन हो, क्या हो, किसी भी वर्ब के अंत में क्या हो बेटा, कोई व्यंजन हो। व्यंजन समझते हो ना, यानी देखिए एक AEIOU, ये 5 क्या होते हैं बेटा, ये वोवेल होते हैं, देखिए स्वर होते हैं, स्वर बोल दो या वोवेल बोल दो। ओके, और इन 5 को छोड़कर जितने भी अक्षर होंगे ना बेटा, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो व्यंजन कहलाएंगे। अगर ये व्यंजन है तो आप क्या करेंगे ना, अगर ये व्यंजन है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले नियम ऊपर चला गया थोड़ा सा इसको, हाँ। अगर किसी वर्ब के अंत में व्यंजन है, कोई भी क्या है, व्यंजन है, और उस व्यंजन के ठीक पहले, कह रहे उस व्यंजन के ठीक पहले सिर्फ एक स्वर हो, बेटा सिर्फ एक स्वर हो, स्वर का एक होना कंपलसरी है ना, तो अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं। जो भी अंतिम अक्षर होगा ना वो व्यंजन, उसको हम डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, एक है रन, है ना, अंत में क्या है बेटा, एन, और एन क्या है, ये हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना, और उसके पहले क्या है, यू, और ये यू क्या है बेटा, हमारा स्वर है, वॉवेल है ना। तो हम क्या करेंगे, अंतिम, और वो भी कितना है, सिर्फ एक है, देखिए एक साथ कितना है, एक, तो ये जो अंतिम अक्षर है इसको डबल कर देंगे और फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे। देखिए एन को हमने डबल कर दिया, जो भी कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। देखिए जैसे रन, इसमें एन डबल हो जाएगा, स्विंग, एम के पहले आई एक ही स्वर है, मोप, पी के पहले ओ एक ही स्वर है, कट में टी के पहले जो ओ है वो एक ही स्वर है। तो फिर क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को देखो डबल कर रहे हैं हम सभी में, ये एम को डबल कर दिया, यहाँ एम, पी को डबल कर दिया, यहाँ टी को डबल कर दिया। रन का हो जाएगा रनिंग, स्विमिंग, स्विंग का हो जाएगा स्विमिंग, मॉप का हो जाएगा मोपिंग और कट का हो जाएगा कटिंग। बोलिए समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ अपवाद आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये अपवाद क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं बेटा। मतलब एक्सेप्शन मतलब क्या, मतलब इन पर नियम काम नहीं करते, अपने ही तरीके से चलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अंत में कोई व्यंजन हो,
है ना, अंत में कोई व्यंजन हो और उसके पहले सिर्फ एक स्वर हो, तो देखो एक ही स्वर तो है ठीक उसके पहले, या यहाँ पर W है और उसके पहले भी एक ही स्वर है, Y है उसके पहले भी स्वर है, लेकिन एक नियम हमारा आता है, मतलब एक्सेप्शन आता है, एक अपवाद आता है कि RWY अगर अंत में है तो उन्हें कभी डबल नहीं करते, इसको RW और Y को फिर क्या करते हैं, फिर सिर्फ ING लगा देते हैं। देखिए हमने R डबल नहीं किया, W डबल नहीं किया और यहाँ पर हमने Y डबल नहीं किया, तो याद रखिएगा RW और Y ये तीन जो लेटर है कभी डबल नहीं होते, कभी डबल नहीं होते, है ना, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट जो रूल है बहुत ही प्यारा रूल है, इसको ध्यान से समझेंगे, अक्सर इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं ये रूल्स को पता नहीं होने की वजह से। देखिए क्या कहता है रूल्स, कि यदि वर्ब के अंत में कोई व्यंजन हो, अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि व्यंजन हो, है ना, अंत में क्या हो, व्यंजन हो, चलो, लेकिन क्या कह रहे हैं, इस व्यंजन के ठीक पहले हो, और उस व्यंजन के ठीक पहले यदि कोई व्यंजन हो, इस व्यंजन के पहले भी क्या होना चाहिए, कोई व्यंजन ही हो, या कह रहा है या दो स्वर हो, एक नहीं, इससे पहले क्या था, सिर्फ एक स्वर हो, या फिर जो स्वर हो वो कितने हो, स्वर जो हो कितने हो, दो हो, दो स्वर हो, तो उस कंडीशन में भी बेटा इस जो व्यंजन लास्ट व्यंजन होगा ना उसको डबल नहीं करेंगे, उसको हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, ING करेंगे और नो डबल, नो डबलिंग, नो डबलिंग, उसको डबल नहीं करेंगे, है ना। तो अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं, एक मिनट में इसको हटा दूं क्या, चलिए इसको हटाते हैं। चलो इसी में देखते हैं, जगह बना लेते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं पहले प्लेस को, फिर उसके बाद अपन समझते हैं इसको। चलिए देखिए, जैसे पहला पहला जो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में उसी को देखते हैं। यहाँ पर देखो ये बना हुआ है बिल्ड, अंत में D और D के पहले देखिए फिर एक L है, और ये दोनों कौन है, दोनों बेटा व्यंजन, दोनों कौन है, व्यंजन। तो फिर हमें क्या करना है, ये जो बिल्ड है बस इसमें आपको ING लगा देना और कुछ नहीं करना है, ओके। अब भाई बात आती है कि सर अगर डबल हो, डबल स्वर वाली भी बात हो, तो डबल स्वर वाले भी हम एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं, जैसे कि एक इसी में दिया हुआ है, नीचे भी आप देखेंगे, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। देखिए डी तो व्यंजन है, लेकिन इसके पहले एक और एक दो, ये दो क्या आ गए बेटा, स्वर आ गए, तो अब इसको डबल नहीं करेंगे हम, डी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ING लगाएंगे, ओके। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। बिल्ड का मतलब बनाना होता है और उसमें ING लगा दिया, बिल्डिंग। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है और इसमें हमने ING लगा के स्कॉल्डिंग। टाइट तो टाइटिंग, हॉल्ट तो हॉल्टिंग, इन्फॉर्म तो इन्फॉर्मिंग, है ना। अब देखिए एम है ना, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, देखिए एम है, एम के पहले क्या है, आर, और आर क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट होता तो सिर्फ ING लगाएंगे, डबल नहीं करेंगे। ऐसी कॉल, एल के पहले भी एल है जो कि दोनों कॉन्सोनेंट है। यहाँ रीड अभी मैंने बताया था, डी के पहले दो स्वर हो गए, और क्विट, क्विट यानी किस चीज को छोड़ देना, तो अंत में टी है, उसके पहले दो स्वर है, एक यू है और एक आई है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ ING लगेगी। बोलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, अगला नियम, छठवां नियम कहता है, ध्यान से समझेंगे, यदि वर्ब के अंत में IE हो, क्या हो भाई, IE, है ना, और अंत में क्या मिलना चाहिए, IE, तो इस IE को ना पूरी तरह से हटा देते हैं और इसको किस में बदल देते हैं, Y में, और Y लगाकर हम ING लगाते हैं। इस नियम को याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, लाई, अब लाई मतलब होता है झूठ बोलना, देखिए IE है ना, इसको हटा देंगे और हटा कर क्या बना देंगे हम इसमें, Y, और फिर लगा देंगे ING, ये हो गया ING लगाने का नियम। अब देखिए ऐसी लाई है, यहाँ पे भी आई और सभी में IE है, तो लाइक मतलब इसका हो जाएगा लाइन, डाई तो डाइंग, टाई तो टाइंग, हाई तो हाइंग, और वाई तो वाइन। बोली समझ में आ रहा है। चलिए अब इस बात को देखिए, रूल्स होते हैं आपको बता दिए जाते हैं बेटा, उसके बाद में उसको याद रखना जो है ना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, बच्चों की होती है। टीचर आपको पढ़ा देता है, फिर उस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए, उसको समझिए, उसको बार बार करते रहिए, रिपीट करते रहिए। रिपीटेशन जरूरी है किसी भी चीज का, अगर आप रिपीटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। आपको ये नियमों को समझने में थोड़ी सी पहली बार में थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है यार कि बहुत कठिन है, ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन एक दो बार अगर आप करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर ये नियम अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे लेकर जाए और एक बार फिर से देख ले, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई, हमारा फॉर्मूला है बेटा कि सब्जेक्ट आएगा, इज़म आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें ING आएगा, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब इसी के आधार पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास पहला जो सेंटेंस, हमने सेट 1 में 10 सेंटेंसेस लिए हैं और 10 सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। पहला सेंटेंस है हमारे पास कि वह खाना पका रही है। अगर वह खाना पका रही है तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह, और वह के लिए क्या आता है बेटा, सी। ओके, अब सी, आई वी यू दे
अगर हो तो मतलब वो अलग एक ग्रुप मैंने बताया था आपको, ही सी इट और एक वचन है ना, तो ही सी इट और एक वचन हो तो क्या लगता है बेटा ईज। हमने क्या करेंगे सी के साथ लगा देंगे ईज, और क्या करेंगे खाना पका रही, पकाने के लिए क्या था बेटा कुक, है ना, और कुक अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और उसमें क्या लगा देंगे आईएनजी लगा दिया हमने, सी इज कुकिंग, चाहे तो फूड भी लगा दो, सी इज कुकिंग फूड। ओके, सी इज कुकिंग फूड। अगर इसका नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, इसका नेगेटिव कुछ ऐसा बनेगा ना कि वह खाना नहीं पका रही है। क्या बनेगा बेटा कि वह खाना नहीं पका रही है, नहीं पका रही है। तो क्या हो जाएगा, वही हमारा सी हेल्पिंग वर्ब के बाद इज लगाइए और फिर नॉट लगा दीजिए, है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके बाद नॉट लगा दीजिए, और वर्ब तो हमारे पास ऑलरेडी कुक है, इसमें आईएनजी लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, सी इज नॉट कुकिंग फूड। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव अगर बनाना चाहे तो फिर क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा भाई, इसका कुछ नहीं करना है, इसको हमें क्वेश्चन बनाना है यस या नो टाइप का। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बनेगा बेटा कि क्या वह खाना पका रही है, और एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बाहर निकाल के ले आओ आप, इज सी कुकिंग फूड, भाई वो खाना पका रही है, क्या वो खाना पका रही है। ओके, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा तो क्या बनेगा वो, क्या वह खाना नहीं पका रही है, खाना नहीं पका रही है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम सेम चीज आएगी, इज सी नॉट, ओके, फिर आ जाएगा वर्ब, तो वर्ब में लगा देंगे हम आईएनजी कुकिंग, इट्स सी नॉट कुकिंग फूड, और चूंकि प्रश्न है तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। ओके, कि सी इज कुकिंग फूड, सी इज नॉट कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड, इज सी नॉट कुकिंग फूड। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, अब मैं आपको अफर्मेटिव बनाकर बताता हूँ, और इनके बाकी जो चार है आप बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूछिए, है ना। मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट है ना, मैं के लिए आ गया आई, और आई के साथ क्या लगेगा बेटा एम, आई एम, ओके, और पढ़ रही हूँ तो क्या जाएगा रीड, वर्ब है हमारे पास, और इसमें लग जाएगी आईएनजी, रीडिंग, क्या क्या पढ़ रहे हैं तो बुक, आई एम रीडिंग बुक। अब चूंकि जो बुक है वो सिंगुलर है तो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, तो लगा देंगे हम ए, आई एम रीडिंग ए बुक। अगर इसका नेगेटिव तो आपको यहाँ नोट लगाना, आप बनाएंगे इनके चारों में। ओके, राधा कपड़ा धो रही है, तो राधा हमारे पास सब्जेक्ट है, राधा, और राधा के साथ चूंकि सिंगुलर है तो इज लगेगा, राधा इज, और कपड़े धोने के लिए आता है बेटा वॉश, इसमें लगा दीजिए आप आईएनजी, राधा इज वॉशिंग क्या भाई क्लॉथ्स। ओके, हम नाच रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हम, वी चूंकि प्लूरल है तो इसको साथ इसके साथ लगेगा आर, बी आर, नाचने के लिए आता है बेटा डांस, इसमें लगा दो आईएनजी। अच्छा, ये कैसे हुआ वी आर डांसिंग, देखिए यहाँ पे भी मैं बता दूं हमारा नियम काम कर रहा है, डांस की स्पेलिंग ये है, अंत में ई है, तो हमने क्या किया, इस ई को हटा दिया और उसमें आईएनजी लगा दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत बढ़िया सेंटेंस है ये, क्या है कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कुत्ते हैं वो कैसे, एक है कि एक से ज्यादा है, ऑफकोर्स एक से ज्यादा देखे है, भौंक रहे हैं, है ना, तो डॉग्स प्लूरल है तो इसके साथ लग जाएगा आर, और भौंकने के लिए क्या आता है बार, और उसमें लगा दिया हमने आईएनजी, तो डॉग्स आर बार्किंग। अगर वह छत पर खड़ा है कहना, देखिए खड़ा है, ये अड़ा दूसरा लग गया, ये ऐसा वाला अड़ा आएगा। ओके, वह छत पर खड़ा है तो क्या हो जाएगा बेटा कि ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ही के साथ इज, और खड़े रहने के लिए आता है स्टैंड, और उसमें लगा दिया आईएनजी स्टैंडिंग, वहां खड़ा है तो भी लगा देंगे ऑन द रूफ। बोली समझ में आ रहा है, बोले बेबी सो रहा है तो बोले द बेबी, बेबी यानी बच्चा, बेबी इज, सोने के लिए आता है स्लीप। अब देखिए अंत में पी यानी कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले बेटा डबल स्वर है, तो फिर कुछ डबल नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो गया द बेबी इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है हमारा कि एक रस्सी छत से लटकी है ना, तो देखिए एक रस्सी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक रस्सी को बोलेंगे ए रोप, रोप यानी रस्सी, चूंकि सिंगुलर है तो इसको लगा देंगे हम इज, ए रोप इज। अब लटक रही है, लटकने के लिए क्या आता है हैंग, और हैंग में क्या लग जाएगा आईएनजी, ए रोप इज हैंगिंग, और कहां से बोले छत से, तो यहां से लिख देंगे हम फ्रॉम द रूफ। ओके, शिक्षक ने सफेद शर्ट पहनी है, अब शिक्षक है तो हमारा सब्जेक्ट बन गया द टीचर, और क्या पहन रखी है उन्होंने सफेद शर्ट, तो चूंकि सिंगुलर है तो इज, है ना, और पहनने के लिए क्या आता है बेटा वेयर, इसमें लगा देंगे आप आईएनजी वेयरिंग। अब क्या पहनी है ए व्हाइट शर्ट, द टीचर इज वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट।
ओके, चलिए नेक्स्ट है कि निशा जो है वो पेड़ के पीछे छुपी है। अब निशा कहाँ छुपी है, बात ध्यान से समझिएगा। निशा जो है कहाँ छुपी है बेटा, निशा छुपी है पेड़ के पीछे। हमें बताना है कि निशा पेड़ के पीछे जो है वो छिपी हुई है। तो सब्जेक्ट तो हो गया हमारा निशा, ये हो गया निशा। निशा एक वचन है तो इज, और छिपने के लिए क्या आता है, हाइड। ये देखिए हाइड, हाइड की स्पेलिंग ये होती है बेटा, है ना। इसमें ई है लास्ट में, तो ई हट जाएगा और क्या लगेगा फिर, आईएनजी। तो ये ई हटाकर हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, हो गया निशा इज हाइडिंग। अब कहाँ छिपी है वो बता दो, तो बोले बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। तो पेड़ को बोलेंगे हम ट्री। निशा इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सेंटेंसेस। अगर समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो को एक बार और पीछे पीछे खींचो, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए बेटा, अब हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हमें डब्ल्यू पहले लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद बेटा हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद बेटा हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और चूंकि ये प्रश्न है तो इसके बाद में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो क्यों के लिए क्या आता है बेटा, वाई, ये डब्ल्यू हो गया। तुम के लिए क्या आता है, यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। वाई आर यू, जाने के लिए क्या आता है, गो, इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, और गो के बाद हमेशा टू लगता है जब कोई भी स्थान में जाया जाता है। तो वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न है। तो बेटा यहां पर आप अगर द भी लगा सकते थे, पर मैंने आपको इसका यूज बताया कि गो के बाद द कब लगता है और कब नहीं लगता। आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा कि द कैसे यूज करता है। इसमें आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप जब टेंस के जो देखेंगे, तो उसमें चौथा या पांचवा जो वीडियो है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है कि द कब लगाते हैं और द कब नहीं लगाते, गो टू के बाद। ओके, तो वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है वह कौन सी फिल्म देख रहा है, तो कौन सी फिल्म के लिए क्या आएगा, विच फिल्म, ये आ गया पूरा। अब वह के लिए क्या आएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा, इसके साथ लगेगी इज। तो विच फिल्म इज ही, देखने के लिए आ गया वॉच, इसमें लग जाएगा आईएनजी। विच फिल्म इज ही वॉचिंग। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, वह कौन सी किताब पढ़ रही है। बहुत ही सिंपल है, वह के लिए सॉरी डब्ल्यू हो गया हमारा कौन सी किताब, तो कौन सी किताब के लिए क्या जाएगा, विच बुक। सब्जेक्ट चूंकि हमारा सी है और सी के साथ क्या जाएगा, इज। तो विच बुक इज सी, वर्ब हो गई हमारी रीड, इसमें लगा दो एनजी, रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क, विच बुक इज सी रीडिंग। हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए डब्ल्यू मिल गया हमको, कहाँ कहाँ के लिए क्या आता है बेटा, कहाँ के लिए आता है वेयर। और हम के लिए क्या है, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, आर। तो वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। नेक्स्ट है कि वे कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, डब्ल्यू हमारे पास कैसे है, तो इसके लिए लगा दिया हमने हाउ, हाउ। फिर वे के लिए क्या आता है बेटा, दे, और दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे हम, आर, कि हाउ आर दे, और वर्ब है हमारे पास प्ले, इसमें लगा दिया आईएनजी, फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, हाउ आर दे प्लेइंग। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला वाक्य बन गया। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। मम्मी क्या पका रही है, बहुत बढ़िया वाक्य बेटा। देखिए जनरली हम अक्सर बोलते हैं मम्मी क्या पका रही है, तो क्या जाएगा, क्या के लिए आ गया व्हाट। मम्मी एक वचन है तो इज, मम्मी को मदर भी बोल सकते हो और मम्मी भी बोल सकते हो, आप मदर भी बोल सकते हो या फिर चाहो तो आप मम्मी भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों जो शब्द है वो दोनों किसके हैं, दोनों ही इंग्लिश के। व्हाट इज मदर कुकिंग, व्हाट इज मदर कुकिंग, और चूंकि प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, आगे देखेंगे, पिताजी क्या कर रहे हैं। अब देखिए फिर डब्ल्यू हमारे पास क्या है, क्या, क्या के लिए आ गया व्हाट, और पिताजी है फादर। अब चूंकि इसके लिए चूंकि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। व्हाट इज फादर, करने के लिए वर्ब है, डू आता है, उसमें लगा दिया आईएनजी, डूइंग। व्हाट इज फादर डूइंग। और राधा क्यों रो रही है, तो राधा, ये क्यों कारण के लिए वाई का यूज करते हैं, वाई, और रो रही है तो इज राधा, राधा सिंगुलर है इसलिए इज आया, वाई इज राधा, और रोने के लिए क्या आएगा, क्राई, उसमें लगा दो आईएनजी, वाई इज राधा क्राइंग। रोने के लिए बेटा एक और वर्ब आती है जिसको बोलते हैं हम वीप, तो वीप में भी आईएनजी लगाकर आप रोने का भाव बता सकते हो। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। आगे है कि तुम कहां से आ रहे हो, देखो कहां से है ना, तो सब डब्ल्यू एस हो गया हमारे पास, कहां, ये आ गया वेयर आर यू, सॉरी एक मिनट इसको मिटा देते हैं, यू कमिंग, कमिंग, कमिंग में भी क्या किया है हमने, ये जो कम है ना बेटा, देखिए इसके अंत में ई है तो इस ई को हटा दिया है, और हटाने के बाद हमने आईएनजी लगाया है। ओके, ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कमिंग। अब कहां से, वो से दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम।
ओके, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इसको बेटा आप ऐसे भी बना सकते हैं कि फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, पर परंतु अब बाद में नहीं आएगा, और इन दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दोनों प्रकार से सेंटेंस सही है। एक बात को याद रखिएगा, जो पहला जो सेंटेंस है ना ज्यादा फॉर्मल सेंटेंस कहलाता है, यानी प्रीपोजिशन अगर बाद में आती है तो फॉर्मल बन जाता है और ये इनफॉर्मल हो जाता है। ओके, अब निशा क्या खरीद रही है, तो बनाते हैं इसको कि व्हाट इज निशा, निशा के अनुसार क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, और खरीदने के लिए बेटा बाय भी आता है ना, तो बाइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट इज निशा बाइंग, इसकी जगह आप परचेसिंग भी कर सकते हैं, परचेस। अब इसमें क्या होता है, परचेस में देखिए ई आता है, तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे और हटाने के बाद आईएनजी लगाएंगे, है ना। व्हाट इज निशा परचेसिंग। तो बोलिए बताइए, समझ में आया आपको, कैसा लगा, कैसी लगी भाई आज की क्लास, चीजें समझ में आई, हर चीज आसानी से बनने लगी है, और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो टेंस है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आए। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, 5-6 क्लासेस ली है उसकी, और 5-6 घंटे लगे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद, 3-3.5 घंटे में मैंने कोशिश की है। तो आप इसको जाकर देखिए, उसके बाद कंटिन्यूअस करिए, ओके। और कंटिन्यूअस स्किल्स में, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना, वो करेंगे ना, अब हम तरह दिखाई देंगे, लेकिन वो करेंगे कंटिन्यूअस। तो ऐसी एक कंडीशन बनती है कल की क्लास में। तब तक के लिए बेटा कीप स्टडिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप, और उसके बाद में उसे बेल आइकन को बटन दबाना भी मत भूलिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, बहुत बहुत प्यार।